नमस्कार। जेएच एजुकेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। करंट अफेयर्स जो मेंस का बैच चल रहा है, बीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है, उस बैच में हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है, नेशनल इश्यूज भी पूरा कर लिया है और अब हम लोग जो है उसमें हम लोगों ने इंडेक्स रिपोर्ट भी कर लिया है, इंडेक्स रिपोर्ट और सबमिट भी कर लिया है, सम्मेलन वगैरह सभी पूरा कर लिया और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा है यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और इसी के क्रम में एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना भी नहीं है और उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस बार का गेस्ट टॉपिक भी है और वो है ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ को हम लोगों ने 38 मार्क्स के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोगों ने ऐप पे पूरा किया है। जो स्टूडेंट्स अभी भी जो 70वीं बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं और करंट अफेयर्स का बैच उन्होंने परचेज नहीं किया है और उनको लगता है कि नहीं, जो 114 अंक के अलावा जो अदर सेक्शन में पेपर वन के सेक्शन 1, 2 और 3 में भी जो करंट के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो सबको कंप्लीट मैं न सिर्फ कवर करा रहा हूँ जेएच एजुकेशन ऐप पे। ऐप का नाम रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप है, जो चैनल का नाम है। सेम नाम आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो उसी को कॉपी करके अगर आप डालेंगे तो ऐप आ जाएगा। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अभी भी मौका है आपके पास, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अब तो लगभग सीट फुल हो चुकी है और इसमें हम लोग डेली जो है 1 से 2 टॉपिक कराते हैं, एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक कराते हैं और साथ साथ इसमें क्या है कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सेपरेट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। प्रिंटेबल वाला पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं जिसको A4 साइज में प्रिंट करा करके आप नोट्स के रूप में उसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम क्लास में ही किया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक लिया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज से स्टार्ट हो चुका है और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की बात की। चूंकि इसको हम लोग 38 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, 38 अंकों के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। उसके बाद जाकर के मेन बॉडी को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। पहला द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल साउथ का विकास क्रम, उसके बाद जाकर के द करंट इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, उसके बाद जाकर के चैलेंजेस फेसिंग द ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां, और उसके बाद ग्लोबल साउथ एंड इंडिया यानी ग्लोबल साउथ और भारत। कोई भी संगठन करेंगे जब तक एक डायमेंशन में इंडिया के बारे में चाहे पूछा जाए नहीं पूछा जाए, जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक आपका इंटरनेशनल आईआर का आंसर बन ही नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ग्लोबल साउथ में इंडिया की भूमिका की भी बात हम लोगों ने यहाँ पे की। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाना मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ के मीनिंग के रूप में हम लोगों ने देखा कि विकसित, विकासशील या कम विकसित या अविकसित जो देश होते हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में देखा कि ज्यादातर ये जो रेड कलर के जो देश है इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है और ये जो देश है ये इनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब वो देश जो पुराने समय में अगर हम लोग देखें वो देश जो अति विकसित देश है, और ग्लोबल साउथ में वो देश है जो या तो विकासशील है या अविकसित है या पिछड़े हुए देश है। इनकी एक आपस में हिस्ट्री अगर देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, तो ये ज्यादातर जो है कॉलोनियल एरा में किसी न किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉलोनीज रहे हैं, किसी न किसी पश्चिमी देश में गुलाम रहे हैं। साझा संस्कृति अगर देखेंगे तो सबका साम्राज्यवादी इतिहास रहा है। फिर जाकर के हम लोगों ने इसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। और उसके बाद जाकर के हम लोगों ने क्या किया कि ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट का मतलब हम लोगों ने समझा। इसके तहत ग्लोबल साउथ के तहत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद जाकर के ग्लोबल साउथ के विकास क्रम को हम लोगों ने देखा। तो इनिशियल फेज में जब कॉलोनियल एरा होता था तो उस समय जो ये सब के सब पिछड़े हुए देश थे इनको कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया जो था ये कहीं ना कहीं एक मजाक था या बेइज्जती वाला शब्द था जो इन देशों को हर्ट करता था। इसीलिए जब 1969 में ग्लोबल साउथ शब्द का टर्म का यूज किया गया कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा, जब कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा जो अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है थे उनके द्वारा जब कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा ग्लोबल साउथ टर्म का यूज किया गया, तो धीरे धीरे जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार की जगह ग्लोबल साउथ वर्ड जो है वो धीरे धीरे प्रचलन में आया। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने इसके विकास क्रम के बाद देखा। आज ग्लोबल साउथ की बात करें तो आज ग्लोबल साउथ के तहत हम लोगों ने जाना कि क्या क्या स्थिति है। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने बात की
द करेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ की वर्तमान भूमिका क्या है, वर्तमान महत्व क्या है, उस पर हम लोगों ने इसको दो डायमेंशन में बांट करके जाना। फर्स्ट डायमेंशन में हम लोगों ने देखा कि शिफ्ट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, धीरे धीरे भले ही ग्लोबल साउथ के कई सारे देश आज भी पिछड़े हुए हैं, गरीब है, लेकिन उसी में से कई सारे देशों में अच्छी लीडरशिप की वजह से, अच्छे एफर्ट्स की वजह से धीरे धीरे इकोनॉमिकली वो देश आर्थिक रूप से मजबूत होते गए हैं। ग्लोबल साउथ के कुछ देश, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन जैसे देश हो, चाहे खाड़ी देशों में पेट्रोलियम की खोज की वजह से हो, तो ये देश आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए और राजनीतिक रूप से भी आज इनकी बातों को सुना जा रहा है। कई सारे इनमें से जो ग्लोबल साउथ के देश भले ही पिछड़े हुए थे लंबे समय तक कॉलोनियल एरा में, लेकिन आज वो धीरे धीरे करके विकसित हो रहे हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास विल पावर है, जिसके बदौलत न सिर्फ ये इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहे, बल्कि कुछ मामलों में जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है उन पे भी भारी पड़ते जा रहे हैं। तो परिणाम ये हुआ कि इनका महत्व तो बढ़ा है, और जब पैसा बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो ग्लोबल साउथ के कुछ देश ऊपर जा रहे हैं और ग्लोबल नॉर्थ के देश कुछ नीचे आ रहे हैं, और इस तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो बदल रहा है, और इसीलिए ग्लोबल साउथ आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, हम लोगों ने उसके बाद जाकर के कई सारे एग्जाम्पल्स भी लिए, और कई सारे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल साउथ में अगर देखेंगे तो दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है G7। G7 की टोटल दुनिया के सबसे औद्योगिक देशों का संगठन था, 7 सबसे प्रमुख औद्योगिक देशों का संगठन। लेकिन आज जो ब्रिक्स के 5 देश है उसकी जीडीपी की तुलना में बहुत कम जीडीपी रह गई है G7 के देशों की, यानी उससे कई गुना ज्यादा बड़ा जीडीपी जो है वो ग्लोबल साउथ के जो सिर्फ 5 देश यानी ब्रिक्स कंट्री जो है उनकी है। इस पे हम लोगों ने बात की। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने बात की कि आने वाला जो समय है, कहा जा रहा है कि ये एशिया का सदी होने वाला है। उसके बाद जाकर के फिर भू राजनीति पर प्रभाव, जियो पॉलिटिक्स भी बदला है। जियो पॉलिटिक्स, एक जमाना में जियो पॉलिटिक्स का सेंटर यूरोप हुआ करता था, अब डाइवर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। और उसके अलावा और भी अनुमान है कि 2030 तक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें 4 सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में होगी, उसमें से 3 जो होंगे वो ग्लोबल साउथ के कंट्री होंगे। ठीक है, इन सब पे हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियों की बात की। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल साउथ के लिए सब कुछ आसान है, ग्लोबल साउथ के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना है ऑफिशियली, लेकिन इसके सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस है। उसमें से हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस को 6 भागों में टोटल बांटा था फ्लो चार्ट के माध्यम से, फिर एक एक को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था। सबसे पहला था इश्यूएंस ऑफ ग्रीन एनर्जी फंड। आपको पता है कि दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है और धीरे धीरे हरित ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन ज्यादातर जो गरीब देश, ग्लोबल साउथ के देश गरीब है और उनके सामने ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना बहुत बड़ी समस्या है। इन ज्यादातर पिछड़े देशों में या तो परंपरागत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, या फिर जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, या इतने गरीब है कि लकड़ी वगैरह सब जलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रीन एनर्जी फंड जो विकसित देशों के द्वारा दिया गया है, ताकि जो विकासशील देश या ग्लोबल साउथ के कंट्री के अंदर ग्रीन एनर्जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा सके, वो फंड सफिशियंट नहीं है, और इससे संबंधित एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत सारे देशों पे तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो उन देशों पे जो खाद्यान्न और ऊर्जा के मामलों में इस क्षेत्र पे निर्भर है, यानी रशिया से या तो खाद्यान्न के लिए या यूक्रेन के लिए या फिर ऊर्जा के लिए रशिया पे निर्भर रहा है। ब्लैक सी रूट पे व्यापार पे भी प्रभाव पड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से कई विकसित विकासशील जो देश है जिनमें बहुत सारे एनर्जी और फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गई थी। आपको याद होगा, अच्छे से आप लोगों को याद होगा कि कई सारे ऐसे देश थे, जैसे रूसिया यूक्रेन की वजह से कई सारे देशों पे इसका प्रभाव पड़ा था। कई सारे देशों में अनाज के भी संकट उत्पन्न हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जाकर के चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, भले ही चाइना ग्लोबल साउथ का कंट्री है, लेकिन बाकी जो ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे देश है उसको धीरे धीरे हथियाने के फिराक में रहता है, उसके रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए, उसके देश में जबरदस्ती घुस करके उसके करप्ट पॉलिटिकल लीडर को पैसे दे करके, प्रलोभन दे करके अपने में मिला करके चाइना धीरे धीरे अपना डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, और ये ग्लोबल साउथ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उसके बाद एक जो चुनौती है वो है अमेरिकन
हेजीमोनी कहा जाता है, यानी अमेरिका का आधिपत्य। आज भी दुनिया जो है वो डॉलर पे ही निर्भर है। कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन एक्सचेंज को डॉलर के रूप में दिखाती है, अपने जो भंडार है उसको डॉलर के रूप में दिखाती है, व्यापार भी डॉलर के रूप में करती है। तो अमेरिका का एक आधिपत्य आज भी बना हुआ है। और ट्रंप के एक एक बयान से आज भी आपने देखा होगा कि ट्रंप के किसी डिसीजन से पूरी दुनिया हिल जा रही है, दुनिया में डर फैल जा रहा है कि अगर अमेरिका अगर थोड़ा सख्त हो गया तो कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। तो अभी भी अमेरिका का आधिपत्य ज्यादातर विकासशील देश, चूंकि अमेरिका विकासशील देश है थर्ड वर्ल्ड में, या फिर अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर जो देश है वो विकासशील ही देश है ग्लोबल साउथ में। तो अमेरिका का आधिपत्य उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जाकर के इन एडुकेट एक्सेस टू रिसोर्स से, यानी संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच। आज भी दुनिया के जो रिसोर्स है, ज्यादातर रिसोर्स तक पहुंच ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रियों का है, ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों का है। यहाँ तक कि विकासशील देशों के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल रिसोर्स भी है, उस पे भी उसके भी दोहन का काम ग्लोबल नॉर्थ की ही कंपनियां कर रही है। अमेरिकी कंपनी, विदेशी कई सारे पश्चिमी देशों की कंपनियां जो है वो इन देशों में संसाधन निकालती है, उनका दोहन करती है, और इन संसाधनों का फायदा ग्लोबल साउथ के देश के स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है, बल्कि कुछ चुने हुए वहां के लोगों के अलावा पश्चिमी दुनिया को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि संसाधनों तक ग्लोबल साउथ के लोगों की पहुंच नहीं है ये आसानी से। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कोविड 19 ने दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे ज्यादा हालांकि अमेरिका पे इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन विकसित देश आसानी से संभल गए क्योंकि उनके पास निर्यात के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन उसकी तुलना में विकासशील देश की हालत और खराब हुई, और कई देश तो दिवालिया होने के कगार पे आ गए। आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे देशों की हालत कोविड 19 के बाद बहुत खराब हुई, श्रीलंका की हालत खराब हुई, इजिप्ट की हालत खराब हुई, और कई सारे और भी देश है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और बर्बाद हो चुके हैं कोविड 19 की वजह से। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस, 6 बड़े चैलेंजेस है ग्लोबल साउथ, चूंकि ये सबके सब देश विकासशील ही देश है ग्लोबल साउथ में, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा ये सबके सब चैलेंज है। फिर उसके बाद जाकर के हम लोगों ने आज बात की ग्लोबल साउथ एंड इंडिया। कभी भी पीसीएस या आईएएस में पूछा जाता है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो अगर कनेक्ट करके इंडिया से पूछता है तब तो लिखना ही है इंडिया के बारे में, प्रमुखता से लिखना है। लेकिन अगर नहीं भी चर्चा की जाएगी ग्लोबल साउथ में इंडिया की, तब भी आपको एक पैराग्राफ में इंडिया के बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो हम लोगों ने इसमें भारत और ग्लोबल साउथ की बात की। उसके तहत हम लोगों ने बात की कि जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन जनवरी 2023 में भारत में किया गया था, तो जनवरी 2023 में जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया था, तो उस समय भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 5 पहल की थी। 5 इनिशिएटिव की बात भारत सरकार के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल साउथ के कंट्री या विकासशील देशों के लिए 5 इनिशिएटिव या 5 पहल की बात उन्होंने की थी। और उन 5 पहल में जो अगर हम लोग देखेंगे, पहला जो पहल था वो था ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई थी। यानी ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो रिसर्च वगैरह सब है और डिफरेंट टाइप के जो रिसर्च है, वो उनका फायदा, भारत के जो रिसर्च है उसका फायदा विकासशील देशों को भी मिले, इस पे इनिशिएटिव लिया गया था। उसके बाद जाकर के जो दूसरा इनिशिएटिव की हम लोगों ने बात की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो था ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खास करके अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है और स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसका भारत की जो विशेषज्ञता है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है, उसका लाभ ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को भी मिले। उसके बाद जो तीसरे इनिशिएटिव की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो था आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री के तहत अगर किसी भी देश में, विकासशील देश में आपदा आती है या फिर किसी भी देश में कोई मानवीय सहाय समस्या आती है, तो भारत जो है सो मेडिकल फैसिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर देखेंगे तो भारत मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा, मेडिकल सप्लाई करेगा। इसको आरोग्य मैत्री नाम दिया गया है। उसके बाद चौथा इनिशिएटिव जो भारत ने बात की थी, भारत के प्रधानमंत्री में, वो था ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम, यानी ग्लोबल साउथ के देशों का एक यंग डिप्लोमेट फोरम बनाया जाएगा, और उस फोरम
फोरम के तहत जो है युवा अधिकारी आपस में एक दूसरे से विचार साझा करेंगे। जो विदेश मंत्रालय के जो युवा अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे से विचार साझा करेंगे। और उसके बाद जो पांचवा इनिशिएटिव की बात की गई थी वो था ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, जिसके तहत ग्लोबल साउथ या विकासशील जो देश के जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लिए इंडिया आएंगे तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और भारत में उनके हायर एजुकेशन की भारतीय जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें व्यवस्था की जाएगी। इस 5 इनिशिएटिव की बात की गई थी। उसके अलावा जब सितंबर 2023 में G20 की समिट दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, उस दौरान भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ग्लोबल साउथ को लेकर के चर्चा की थी। और ग्लोबल साउथ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में उभर रहा है, यानी दक्षिण देशों की आवाज के रूप में भारत उभर रहा है और भारत अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इस बात की चर्चा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा की गई थी। इस तरह से हम लोगों ने इन सबके चर्चा के बाद जाकर के हम लोगों ने कंक्लूड करने की कोशिश की और कंक्लूजन में हम लोगों ने जाना कि कुल मिलाकर के जो ग्लोबल साउथ है वो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इमर्ज कर रहा है, यानी इसका उद्भव हो रहा है और यह दुनिया में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यदि इसको सही ढंग से, इस ग्रुप को सही ढंग से एस्टैब्लिश किया जाएगा और अगर इसका एजेंडा तय किया जाएगा। फिलहाल ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं है, ना ही इसका कोई एजेंडा है। तो जब इसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए और इसका एक एजेंडा तय किया जाए तो ये वर्ल्ड में आने वाले समय में एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है, ठीक है, एक पावर के रूप में अपना रोल प्ले कर सकता है। इस तरह से हम लोगों ने अपने कंक्लूजन को लिखा। और अगर कोई स्टूडेंट अभी भी छूट गए हैं, जिनका 70वीं जिनको मेंस देना है, 70th बीपीएससी का अगर किसी को मेंस देना है तो वो चाहे तो अभी भी इससे जुड़ सकते हैं, इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच की फीस सिर्फ 1000 रुपये कर दी गई है और इस 1000 के फीस में 50 घंटे का 50 आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम है। और उसके अलावा हर लेक्चर के बाद आंसर फॉर्म में सेपरेट जो है वो पीडीएफ दी जाती है और ये पीडीएफ जो है ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये पीडीएफ जो है वो हिंदी में भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और उसके बाद जाकर के इस पीडीएफ के माध्यम से अपना ये जो सेक्शन है इसको फाइनल कर सकते हैं इस लेक्चर और पीडीएफ के माध्यम से। अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और प्ले स्टोर के पे जाने के बाद आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। जब आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, रवि कुमार झा JH एजुकेशन। ठीक है, ये देख लीजिए, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये वाला ऐप मिलेगा। इसका नाम है रवि कुमार झा JH एजुकेशन ऐप। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही, ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही आपको क्या करना है तो अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करना है, जिसकी फीस अब कम करके सिर्फ 1000 कर दी गई है। और उसके बाद जाकर के आप जुड़ सकते हैं। इस न सिर्फ इस सारे लेक्चर को प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 25 लेक्चर में 50 घंटे में इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कराया जा रहा है और लगभग 60% से ज़्यादा सिलेबस हो भी चुका है। 60%, 65% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि वो लेक्चर फॉर्म में, रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो लेक्चर आपको अवेलेबल है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और उसके अलावा सारे वीडियोस में उस पीडीएफ को, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेपरेट पीडीएफ को, प्रिंटेबल पीडीएफ को अटैच कर दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। आंसर आंसर फॉर्म में लिखा गया है, ये पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसको आप एज इट इज याद करके भी एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से किसी सूचना के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी तरह से, फिर इसी तरह के किसी सूचना के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।